हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंडिकेट आईएएस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, और अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत विषय है। करंट में एक ऐसा विषय है जो वास्तव में ब्रिटिश कालीन व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में अपराध के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों का सूत्रपात किया गया है, उनका प्रचलन आरंभ किया गया है। वे आपराधिक कानून क्या है? इन तीनों नए आपराधिक कानूनों की चर्चा आज का मुख्य विषय है। और ये 3 नए आपराधिक कानून कौन से हैं? तो पहला नया आपराधिक कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम 2023। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों का हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले, चूंकि ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से आरंभ किए गए हैं, तो निसंदेह 1 जुलाई 2024 से आगे की जो व्यवस्था है उसमें इन्हीं 3 नए आपराधिक कानूनों का प्रचलन प्रारंभ होगा। अनवरत काल तक, जब तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था, तब तक इन्हीं नए आपराधिक कानूनों के आधार पर अपराध के संदर्भ में न्याय निर्णय का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। 1 जुलाई 2024 बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि भारत में इस दिन ब्रिटिश कालीन अंतिम कानून का समापन कर दिया गया। अपराध के क्षेत्र में अब तक भारत में 3 ब्रिटिश कालीन कानूनों का प्रचलन हो रहा था। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 का कानून था, इसका प्रचलन हो रहा था। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1800, वैसे देखा है तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये ब्रिटिश कालीन कानून था। बाद में हमने उसमें एक बदलाव किया स्वतंत्रता के बाद। 1973 में उसमें परिवर्तन लाया गया। 74 से उसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ, उसका भी समापन किया गया। और तीसरा जो साक्ष्य अधिनियम था, उसको भी, साक्ष्य अधिनियम 1873 का था, उसको भी परिवर्तित कर दिया गया। और नया साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रचलन यहाँ से आरंभ हुआ है। इन तीनों नए आपराधिक कानून के बारे में हम यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2024, जो कि भारत के लिए और भारत के न्याय क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक नए इतिहास की रचना यहाँ से आरंभ हो रही है। अब तक ब्रिटिश कालीन, ब्रिटिश पद्धति पर आधारित 3 आपराधिक कानूनों को हमने परित्याग करते हुए संपूर्णता के साथ भारत की परिस्थितियों के अनुरूप, भारत के लोगों के सापेक्ष, भारत की संसद के द्वारा नए कानूनों का प्रवर्तन यहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो अब तक की स्थिति क्या थी कि भारत में ब्रिटिश कालीन आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रचलन हो रहा था, उस पर पूर्ण विराम लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2024 को, जब हमने इन 3 जो ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून थे,
भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम तीनों को समाप्त करते हुए और उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रचलन आरंभ किया है। बहुत बड़ी घटना है और खासकर भारत में अपराध के क्षेत्र में एक ऐसे कानूनों का प्रचलन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है जो संपूर्ण न्याय के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को आरंभ करने से संबंधित है। कारण क्या है कि अब तक जो ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून थे, उनका मूल भाव, उनका मुख्य उद्देश्य दंड देना था। लेकिन भारत की संसद के द्वारा जिन 3 नए आपराधिक कानूनों का निर्माण किया गया और उनका प्रचलन किया गया है, उनका मुख्य ध्येय, उनका मुख्य उद्देश्य न्याय देना है, न कि दंड देना है। होता क्या है, अगर दंड देने की परिपाटी हो, जो कि अब तक भारत में प्रचलन में था, अगर न्याय देने की परिपाटी हो तो हो सकता है कि जो अपराधी है, अगर दंड देने की परिपाटी हो तो हो सकता है कि जो अपराधी है उसको दंड तो मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी, लेकिन जिसके प्रति उसने अपराध किया है उसे न्याय मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं थी। दंड देना और न्याय देना में बड़ा फर्क होता है। दंड अपराध के सिलसिले में दिया जा सकता है, लेकिन उससे न्याय मिल गया हो ये जरूरी नहीं है। अब तक के जिन आपराधिक कानूनों का प्रचलन हो रहा था वे दंड देने में सक्षम थे, परंतु न्याय देना, इस बात की गारंटी का अभाव उन कानूनों में दृष्टि हो रहा था। तो हम लोग इन तमाम बातों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो क्या है कि जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लाया गया है। इसी प्रकार जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के स्थान पर लाया गया है। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1872 का कानून था, इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। ये तीनों कानूनों को संसद के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। आगे हम पूरा का पूरा टाइमलाइन बताएंगे आपको। तो 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने भारत के आपराधिक कानूनों के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव करते हुए भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए नए कानून को पारित किया गया, संसदीय अनुमति प्रदान की गई। और उस संसदीय अनुमति पर, यानी तीनों नए आपराधिक विधेयक पर, जिसे संसद ने पारित किया, संसद दोनों सदनों ने पारित किया, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करते हुए अधिनियमित कर दिया गया, उसे कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो गृह मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई थी और उस अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया था कि ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आ जाएंगे, 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में इसकी क्रियान्विति यहाँ से आरंभ हो जाएगी। इस बात की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी 23 फरवरी 2024 को। अब इसको हमने समराइज कर दिया है, आप सबको समझना यहाँ पर बहुत ही आसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जो अब तक प्रचलित पुराने आपराधिक कानून थे इसको हमने इस सूची में रखा है, और जो नए कानून का प्रचलन 1 जुलाई 2024 से आरंभ हुआ है ये अब इस नाम से जाने जाएंगे।
तो जो पुराने आपराधिक कानून थे, इनमें पहला कानून था भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड, जिसको कि हम शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं, 1860 का कानून। आप खुद भी समझ सकते हैं, ब्रिटिश कालीन कानून। 1860 में भारत ब्रिटेन के पूर्ण आधिपत्य में आ चुका था। 1858 से ही भारत में ब्रिटिश राज की पूर्णतः स्थापना होती है। उसके पहले अगर आप देखें तो भारत में कंपनी का शासन का संचालन हो रहा था। तो भारत पूर्ण रूप से 1858 में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाता है। 1860 में पहली बार भारत में आपराधिक कानून के संदर्भ में पहला आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता का निर्धारण किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। क्योंकि भारत के पास उसमें संसद नहीं थी, तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को अधिनियमित किया गया था, उसे कानून के रूप में प्रवर्तित किया गया था। उसके स्थान पर अब जो नया आपराधिक कानून है वह है भारतीय न्याय संहिता, BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा जो कानून प्रचलन में अब तक था 1 जुलाई 2024 से पहले, वह भी ब्रिटिश कालीन कानून था, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के रूप में जानते हैं। 1973 में हमने उसमें परिवर्तन किया था। ऐसा आपको एहसास हो रहा होगा कि शायद भारत की संसद के द्वारा इस दंड प्रक्रिया संहिता का निर्धारण किया गया, तो ये लगता है कि शायद ये भारत का ही कानून था। ये वास्तव में ब्रिटिश कालीन कानून था। हमने केवल उसे थोड़ा संशोधित किया, थोड़ा सा उसे आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। इस वजह से यहाँ पर डेट आपको 1973 के रूप में दिखाई पड़ रही होगी। इसको हमने प्रवर्तित किया है, इसे हमने बदलते हुए जो नया कानून प्रचलन में लागू किया गया है वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसकी जो हेडिंग है, इसके जो शब्द हैं, उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय दंड संहिता को हमने बदल डाला और उसके स्थान पर न्याय संहिता का निर्धारण किया है। हमारा उद्देश्य अब दंड देना नहीं रह गया, हमारा उद्देश्य न्याय देना हो गया है। तो अपराध के सापेक्ष दंड देना तो बड़ा आसान है। आप कोड़े लगा सकते हैं, आप डंडे से उसकी पिटाई कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं, लेकिन इससे क्या वास्तव में न्याय मिल गया हो, विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। तो पहला आईपीसी कानून था, अब तक प्रचलन में अपराध के क्षेत्र में, उसे परिवर्तित कर हमने BNS 2023 का निर्धारण किया है। दूसरा जो प्रक्रिया है, दंड देने की जो प्रक्रिया है, उसका निर्धारण 1973 के आधार पर किया गया था, 1973 के कानून के आधार पर किया गया था। उसको भी हमने बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में, जिसको हम शॉर्ट में BNSS के रूप में जानते हैं, का निर्धारण किया है। उसका प्रचलन प्रारंभ हुआ है। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कानून। ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ था, उसके ठीक बाद 1860 में पहली बार पहला आपराधिक कानून का निर्माण किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, और 1872 में भारतीय साक्ष्य संहिता का निर्धारण किया गया था 1872 में। उसको भी हमने परिवर्तित कर डाला है और नया कानून आज जो भारत का कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से प्रचलन में आया है। उसका क्रियान्वयन यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अब थोड़ा सा और हम जो है समझने का प्रयास करें कि जो ब्रिटिश कालीन कानून थे उनमें धाराओं की कितनी संख्या थी, और जो भारत का आधुनिक कानून है, जो भारत का अपना कानून है अपराध के क्षेत्र में, उनमें धाराओं की क्या स्थिति है। तो देखिए, जो आईपीसी था, ये भारतीय दंड संहिता है, उनमें धाराओं की संख्या 511 थी। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं की संख्या 511 थी। लेकिन जब हमने अपना नया कानून बनाया है भारतीय न्याय संहिता के रूप में, तो भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की यह संख्या 358 निर्धारित की गई है।
और इसी प्रकार अगर दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, तो इनमें धाराओं की संख्या 484 थी। हमने इसे भी परिवर्तित किया, इसमें हमने संख्या बढ़ाई है। जब भारतीय दंड संहिता में धाराओं की संख्या 511 से कम किया गया है, 358 निर्धारित किया गया है। जबकि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जिनमें अब तक 484 धाराएं हुआ करती थी, नए कानून में धाराओं की संख्या बढ़ाकर 531 किया गया है। और इसी प्रकार जो भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 का प्रचलन हो रहा था, उनमें धाराओं की संख्या 167 हुआ करती थी, लेकिन जब नए कानून का निर्धारण किया गया है, उनका आयोजन आरंभ हो चुका है, धाराओं की संख्या बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। यानी आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता जो अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में लागू की गई है, उनमें धाराओं की संख्या 511 से कम कर 358 किया गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर नए जो बीएनएसएस कानून है, उनमें संख्या बढ़ाकर 531 की गई है। जबकि जो भारतीय साक्ष्य संहिता थी, एविडेंस कोड था, भारत में लागू था, उनमें धाराओं की संख्या 167 हुआ करती थी। आज की डेट में जो नया कानून आया है, उनमें धाराओं की संख्या बढ़ाकर 170 धाराओं का निर्धारण किया गया है। यानी कम से कम 3 धाराओं की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है। थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन को भी समझने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का हमारा आशय कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने, प्रारंभ से लेकर लागू करने तक में जो मुख्य घटनाक्रम हैं वो क्या रहे हैं, ये थोड़े में समझने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। देखिए, अगस्त 2023 महत्वपूर्ण डेट है, जब आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य संहिता 1872 के स्थान पर 3 नए विधेयक, जिसको कि हम भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 संसद में प्रस्तुत किया था। विधेयक रूप में पहली बार संसद में विधेयक रूप में कब आया है, तो अगस्त 2023 में आया। 12 दिसंबर 2023, इस टाइमलाइन को बहुत याद रखिएगा, आपराधिक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह संशोधन विधेयक है। हुआ क्या था, अगस्त 2023 में जब विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया, तो अध्ययन करने के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया। और उनकी जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसमें कई बड़े परिवर्तन कर दिए गए। तो अब संशोधन के साथ इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। कब? 12 दिसंबर 2023 को पहली बार प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। कैसा विधेयक था? आपराधिक संशोधन विधेयक। तीनों ही विधेयकों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव किए गए थे स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, और उन संशोधनों को स्वीकार करते हुए फिर से विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया। 12 दिसंबर 2023 को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और लोकसभा में उस पर बहस के बाद 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। और इसी प्रकार 21 दिसंबर 2023 को इस विधेयक को, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और पारित कर दिया गया। 25 दिसंबर 2023 दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 23 फरवरी 2024 गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है, और उस अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया कि ये तीनों नए आपराधिक कानून का प्रचलन, प्रवर्तन उसे 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा।
और यही कारण है कि 1 जुलाई 2024 से हमने ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानूनों को तिलांजलि दे दी और उसके स्थान पर भारत की संसद के द्वारा निर्मित 3 नए आपराधिक कानून को आरंभ कर दिया है। आज उस कानून का प्रचलन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइमलाइन में हमने दे दिया है 1 जुलाई 2024 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए। तो ये टाइमलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान में रखने की आप सबको आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखिए हम उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य न्याय देना है। अब तक जो ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानूनों का प्रचलन हो रहा था, उनका मुख्य उद्देश्य दंड देना था। लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य न्याय देना है। सजा के स्थान पर न्याय देना है। सजा देना यह हमारा ध्येय नहीं है, न्याय देना आज हमारा उद्देश्य बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों जो आपराधिक कानून हैं, जो भारत की नई परिस्थितियों के सापेक्ष निर्मित किए गए कानून हैं, इनका उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करते हुए उनके लिए सजा तय कर देश में औपनिवेशिक कालीन आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। ये इसका पहला बड़ा उद्देश्य है। अब तक जो ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून का प्रचलन हो रहा था, उन कानूनों को समाप्त करते हुए भारत का अपना कानून, अपना आपराधिक कानून को लागू करना इसका पहला बड़ा उद्देश्य है। और इस कानून में क्या किया गया है कि जो भी अपराध हैं उनको परिभाषित किया गया है, उनके लिए सजा का निर्धारण किया गया है और न्याय देना प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। अगर शास्त्रों की बात करें तो भारतीय शास्त्र जो रहे हैं, उनमें न्याय को दंड के ऊपर रखा गया है। दंड महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण न्याय होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उसके प्रति कोई अपराध कर दिया जाता है। कोई भी अपराध हो सकता है कि उसे किसी संपत्ति की चोरी कर ली गई हो। तो अब तक क्या हो रहा था कि जिसने अपराध किया हो, या तो हत्या का अपराध किया हो, चोरी का अपराध किया हो, या किसी भी प्रकार का अगर व्यक्ति ने अपराध किया है, तो अपराधी को दंड देने का प्रावधान तो था, दंड दिया जाता था आईपीसी के माध्यम से, या सीआरपीसी जो है उसकी पूरी प्रक्रिया चलती थी, या उस के सापेक्ष जो साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग हो रहा था। इन सब का लबोलुबाब केवल इतना भर था कि जिसने अपराध किया है उस अपराध के एवज में उसको सजा दे दी जाए, उसको दंड दिया जाए। लेकिन जो 3 नए आपराधिक कानून अब लागू किए गए हैं, इनका उद्देश्य सजा देना मात्र नहीं है। सजा तो दी जाएगी, अगर किसी ने अपराध किया तो सजा तो दी जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिए, जिसकी संपत्ति की चोरी हुई या उसके प्रति कोई क्रूर अपराध हुआ, अपराधी को सजा देने से क्या वास्तव में जो प्रभावित व्यक्ति है उसे न्याय मिल जाता है क्या? अगर किसी व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई, चोर उचक्के ने साइकिल चोरी कर लिया और वो पकड़ में आ गया, ठीक है, साइकिल की रिकवरी नहीं हुई, लेकिन चोर पकड़ में आ गया, हाँ साइकिल की चोरी किया है उसने, तो इससे जिस व्यक्ति की साइकिल की चोरी हुई उसको क्या न्याय मिल जाएगा? दंड तो दिया गया, जो चोर था उसको दंड दिया गया, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन क्या इससे जिस व्यक्ति की साइकिल की चोरी हुई थी उसे न्याय मिला क्या? तो दंड और न्याय के फर्क को हमें समझना चाहिए। न्याय दोनों तरफ से होना चाहिए। तो आज के दौर के जो नए कानून भारत में लागू किए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अगर आप देखें, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य तो देखें, दंड देना केवल नहीं है,
बल्कि न्याय के साथ दंड देना इसका बड़ा उद्देश्य है, इसका परम उद्देश्य है। तो कहने का आशय है कि ये तीनों नए कानून जो हैं भारतीय मूल्यों पर आधारित है और साथ ही भारतीय न्याय संहिता की आत्मा को प्रकटीकरण करना, भारतीय न्याय संहिता की आत्मा को प्रकट करना इनका उद्देश्य है, इनका ध्येय है। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों नए कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो वास्तव में न्याय देना है, न कि दंड देना है। अब जो बदलाव किए गए हम उन बदलावों को थोड़ा समझें। ये जो नए आपराधिक कानून हैं ये भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई और उनके हितों पर आधारित है, उनके हितों पर जोर देने से संबंधित कानून है। अब तक जो कानून प्रचलन में थे, आपराधिक कानून का जो प्रचलन हो रहा था वो अपराधी को दंड देने से संबंधित मात्र था। जो नए कानून जिनका मुख्य उद्देश्य न्याय देना है, वास्तव में ये नए आपराधिक कानून भारतीयता पर जोर देते हैं। भारतीय संविधान इनके लिए सर्वोपरि है और लोगों की भलाई, उनके हितों पर ये बल देने से संबंधित प्रकार के कानून है। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है नए आपराधिक कानूनों के सापेक्ष। नए कानून में लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने की बात की गई है। अब तक क्या हो रहा था, अपराध हुआ, अब उस अपराध से संबंधित मामले का निपटारा कब होगा, कितने समय में होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होता था। कई बार क्या होता था कि 10-20 साल 50 साल लग जाते थे। कभी बार तो ऐसा भी हुआ, बहुत सारे केसेस हैं आज भी, व्यक्ति को जेल के अंदर भेज दिया गया, पुलिस वाले ने उठाया, कोई अपराध हुआ था, पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को उठाया, जेल में डाल दिया, वो वर्षों से जेल में है, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तक जेल के शिकंजों के अंदर बंद रहा। और जब फाइनल जजमेंट आया तो मालूम हुआ कि उसका अपराध बहुत मामूली सा था और उस अपराध के एवज में साल 2 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा ही पर्याप्त थी। लेकिन वह पूरा जीवन जो है अनावश्यक रूप से जेल खाने में व्यतीत कर डाला, अनावश्यक सज़ा का भुगतान उसे करना पड़ा। अब जिस व्यक्ति को आप इतने लंबे समय तक अनावश्यक रूप से जेल के शिकंजों के अंदर डाल देंगे, उसका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और न केवल उस व्यक्ति का जीवन तबाह होता है बल्कि उसके परिवार भी जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो जो ब्रिटिश कालीन कानून थे कुछ इसी प्रकार की व्यवस्थाओं से युक्त प्रकार के कानून थे। लेकिन नए कानून में त्वरित न्याय देने की बात की गई है। इसके लिए नई नई तकनीकों के प्रयोग की बात की गई है। पहले क्या था, हम तकनीक का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। पहले था अपराध हुआ, हो सकता है सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास हो, लेकिन जब तक सारे एविडेंस इकट्ठे नहीं होते थे उस पर हम निर्णय नहीं सुना सकते थे। आज तो एआई तकनीक का भी प्रयोग आरंभ हो चुका है, अब न्यायपालिका में उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज, मीडिया रिपोर्ट सब को आधार बनाकर उसे नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए जल्द से जल्द त्वरित न्याय देने की बात की जा रही है। जैसे में होता क्या है, भले ही आप न्याय दे रहे हो, हमारी न्यायपालिका विलंबित न्याय देती रही है और यही कारण है कि दिन ब दिन न्यायपालिका के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। आज केसेस इतने ज़्यादा लंबित होते जा रहे हैं जिससे हमारी न्यायपालिका दबाव महसूस करती है और दबाव में अगर कोई निर्णय देना हो तो निर्णय में विसंगतियाँ उत्पन्न होने के खतरे सदैव बने रहते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, अगर विलंबित न्याय दिया जा रहा है, न्याय समयबद्ध होना चाहिए, परंतु यदि विलंबित न्याय दिया जा रहा है तो न्याय नहीं होकर अन्याय हो जाता है। तो न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तीसरी बात भी होती है, अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। न्याय देना, किसी को न्याय प्राप्त होना, वो केवल सैद्धांतिक आधार नहीं बल्कि जो न्याय दिया जा रहा है वो न्याय दिखना भी चाहिए। व्यवहारिकता के साथ उसे न्याय प्राप्त होने चाहिए।
तो ये तमाम प्रकार की जो अब तक की विसंगतियां थी उनको बदलते हुए, उनको दुरुस्त करते हुए, उन्हें परिवर्तित करते हुए नए आपराधिक कानूनों में इन समस्त बातों पर बल प्रदान किया गया है। तो हमारे जो नए कानून हैं, नए आपराधिक कानून हैं, ये प्रौद्योगिकी पर बल प्रदान करते हैं, नई नई तकनीकों के प्रयोग का समर्थन करने से संबंधित हैं। साथ ही जांच, इन्वेस्टिगेशन, अभियोजन और न्यायिक प्रणाली में आज फोरेंसिक विज्ञान को भी शामिल करने से संबंधित कानून में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीनों कानूनों के तहत सभी प्रणालियां यदि लागू हो जाती हैं तो इससे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली 5 वर्षों में, मात्र 5 वर्ष के कार्यकाल, 5 वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में सबसे उन्नत न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित हो जाएगी। अब तक के सर्वाधिक न्यायपालिका के ऊपर जो सर्वाधिक बोझ भारत में देखने को मिल रहा है, आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे भारत की जो न्याय प्रणाली है विश्व में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देने में सक्षम है। सर्वश्रेष्ठ न्याय प्रणाली भारत की न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित होते हुए आप देख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी के रूप में अब तक प्रचलन में थी 1 जुलाई 2024 से पहले, उसके स्थान पर जो भारतीय न्याय संहिता लाया गया है वो वास्तव में बदलते समय को देखते हुए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं में उसमें सुधार किया गया है। समय के साथ चीज़ें बदली है, परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन होता है हमें अपने कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप एक घटनाक्रम को समझ सकते हैं। पहले अपराध होते थे, चोरी होती थी, बलात्कार होते थे, मारपीट घटनाएं होती थी, लाठी डंडे चलते थे, हत्या होती थी, ये तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी। साइबर क्राइम नहीं होता था। लेकिन जब से मोबाइल का युग प्रारंभ हुआ है, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एक नए प्रकार के अपराध जगत में उत्पन्न हुए। और वो नया अपराध क्या है जिसको कि हम साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में साइबर क्राइम को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी, विसंगति थी। अब इस नए आपराधिक कानून में हमने साइबर क्राइम को परिभाषित किया है, हमने साइबर क्राइम से संबंधित कानून का निर्धारण किया है। साथ ही आप देखें मॉब लिंचिंग की घटनाएं इधर आमतौर पर होती रही है। भीड़ हत्या इसको आप कहते हैं। भीड़ हत्या, एक तो भीड़ हत्या को परिभाषित करना भारतीय दंड संहिता में संभव नहीं था, नहीं किया गया था, और उसके लिए क्या दंड होगा उसका विधान का अभाव था। लेकिन जो नए आपराधिक कानून का निर्धारण किया गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, मॉब लिंचिंग को भी परिभाषित किया गया है। जो भीड़ हत्या है उसको परिभाषित किया गया है, उसके लिए दंड का विधान किया गया है। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो नए कानून में किए गए हैं। इसी प्रकार जो ट्रांसजेंडर का मुद्दा है, इस पर भी पुराने कानून में कहीं कोई न तो उसे परिभाषित किया गया था और न ही दंड का विधान देखने को मिलता था। लेकिन अब इसे भी परिभाषित किया गया है। ट्रांसजेंडर से संबंधित भी विधान का निर्धारण नए कानून में, बीएनएस में किया गया है। इसी प्रकार अगर आप देखें भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, हिट एंड रन, भाई आए दिन देखते हैं घटनाएं घटित होती हैं। हिट एंड रन का केस बहुत बढ़ा हुआ है। आपको जो है आमतौर पे खबर सुनने को मिलती होगी, या आपने अपनी आंखों से देखा भी होगा कि कम एज के भी लोग जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो 4 व्हीलर्स को ड्राइव करना शुरू करते हैं। रास्ते में किसी की भी जो है एक्सीडेंट से उनकी हत्या हो जाती है। तो इस संदर्भ में हमारे पास बेहतर कानून का अभाव था। हिट एंड रन, किसी का एक्सीडेंट हो गया,
और जो इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो करा रहा है, अगर उसे समय पर हॉस्पिटल की सेवा मुहैया करा दी जाए उसकी जान बच सकती है, लेकिन लोग चाह कर भी उसे सहायता नहीं कर पाते थे। कारण कानून इतना सख्त था कि 10 प्रकार के औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता था। जो व्यक्ति उसे हेल्प करने जाता था उसे ढेर सारी औपचारिकताओं के जाल में फंसा दिया जाता था। तो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की मदद करने का प्रयास भी करता था तो कानून की जटिलताओं से बचने की वजह से वह ऐसा करने से अपने को रोक लेता था। नए कानून में इन विसंगतियों को दूर कर उसे व्यवहारिक आयाम प्रदान किया गया है। तो आज हिट एंड रन को ही परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति उसे अस्पताल तक पहुंचाता है, उसकी मदद करता है, उसकी जान को बचा देता है, तो उसे अब अनावश्यक औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए कानून में इस प्रकार के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार धोखे से किसी महिला को अगर उसका शोषण किया जा रहा है, छिनैती की जा रही है, भारत के बाहर से उकसावे किए जा रहे हैं, भारत की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी एकता को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार झूठी खबरें, इस समय डीप फेक न्यूज जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। झूठी खबरों का प्रकाशन किया जा रहा है, समाज को उद्वेलित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कम से कम 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। इन सब का अभाव था आईपीसी के अंतर्गत। जो भारतीय दंड संहिता 1 जुलाई 2024 से पहले प्रचलन में थी, उसमें इन 20 आपराधिक कृत्यों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जो नए अपराध जगत वाले जो कानून हैं, जिन्हें हम भारतीय न्याय संहिता के रूप में जान रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता में ये बदलाव करते हुए इन 20 नए आपराधिक कृत्यों को भी स्थान प्रदान करते हुए उसे परिभाषित किया गया है, उससे संबंधित दंड का निर्धारण किया गया है, उससे संबंधित न्याय की बात की गई है। इसी प्रकार आतंकवाद एक बड़ी गंभीर समस्या है और पूरा विश्व आतंकवाद को लेकर अब भी कोई सर्वसम्मत परिभाषा देने की स्थिति में नहीं है। कोई आतंकवाद को गुड आतंकवाद के रूप में, गुड टेररिज्म के रूप में, कुछ बैड टेररिज्म के रूप में परिभाषित करते हैं। भारत का मानना रहा है, चूंकि भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है, बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव आतंकवाद का किसी ने झेला है और आज भी झेल रहा है तो भारत है। भारत आतंकवाद को लेकर बहुत ही क्लियर रहा है। ये किसी भी आतंकवाद को आतंकवाद मानता है, न कि उसे गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म के रूप में बांटने का प्रयास करता है। इसका भारत कभी समर्थन नहीं करता। जो बीएनएस है, नया आपराधिक कानून है, उसमें आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, साथ ही उसके दायरे को बढ़ाया गया है। मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया गया है। तो आज की डेट में जो नए आपराधिक कानून हैं, उनमें आतंकवाद को न केवल परिभाषित किया गया है, उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। मॉब लिंचिंग की कहीं कोई घटना हुई हो या किसी नाबालिग से कोई बलात्कार किया गया हो, तो इसके दंड के रूप में मृत्युदंड की सजा की बात की गई है, उसका प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो भीड़ हत्या है, मॉब लिंचिंग है, उस पर सख्त सजा का जो प्रावधान किया गया है। और भीड़ हिंसा यानी जब 5 या ज़्यादा लोगों का समूह या जाति या समुदाय के आधार पर हत्या कर दी गई हो, तो ऐसे मामलों में उम्र कैद तक की सजा का निर्धारण किया गया है। तो आज मॉब लिंचिंग की जो समस्या है, जो समय के साथ बढ़ रही है, उस पर भी दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत।
इसके अलावा एडल्ट्री को लेकर आप देखें, सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आया था कुछ समय पहले। तो नए कानून के तहत जो है व्यभिचार, समलैंगिक यौन संबंध होमोसेक्सुअल और आत्महत्या सुसाइड के प्रयास को अपराध नहीं माना गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी एडल्ट्री को, व्यभिचार को अपराध नहीं माना था। तो नए कानून में व्यभिचार को, समलैंगिक यौन संबंध को और आत्महत्या को, सुसाइड को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी प्रकार राजद्रोह कानून का अब तक प्रचलन हो रहा था। नए आपराधिक कानून में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया। अब चूंकि यहां राजा की परंपरा नहीं है, भारत में राजतंत्र का प्रचलन नहीं हो रहा है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन हम राजद्रोह के कानून को ढो रहे थे। नए अपराध संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर देशद्रोह को कानून के रूप में शामिल किया गया है। तो अब राजद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि नए कानून में हमने देशद्रोह को लेकर प्रावधानों को निर्धारित किया है और इसके लिए एक नया खंड का भी निर्माण किया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानता है। तो आज देशद्रोह के अंतर्गत क्या आ गया? भारत के संविधान को यदि आप स्वीकार नहीं करते, भारत की संप्रभुता पर आप आंच लाते हैं, भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, भारत की एकता, भारत की अखंडता को कोई चुनौती प्रदान करता है, तो ये सब के सब देशद्रोह कानून के अंतर्गत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, आपराधिक कृत्य के रूप में इसे शामिल किया गया है। जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। धारा 302 बड़ा आम रूप से प्रचलित था ये समाज में। लगभग जैसे धारा 302 की बात होती थी तो लोग जानते थे कि इसका संबंध हत्या से है। आईपीसी में धारा 302 का जो संबंध था वो हत्या से था। जो नए आपराधिक कानून हैं उसमें इस धारा को परिवर्तित कर नई धारा जो है 103 के रूप में स्थापित की गई है। तो जो धारा, आगे भी इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जो धारा 302 अब तक प्रचलन में थी अब 103 के रूप में जानी जाएगी। और इसी प्रकार धोखाधड़ी के लिए आमतौर पर लोगों को बोला जाता है कि ये 420 है। धारा 420 जिसका संबंध धोखाधड़ी से था उसे भी परिवर्तित कर अब धारा 318 में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब आप 302 में किसी मुकदमे को, हत्या संबंधी मुकदमे जो है 302 के अंतर्गत दर्ज नहीं होंगे, उसके लिए धारा 103 का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया, मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध को मानव शरीर पर प्रभाव डालने और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो हर क्षेत्र की चर्चा, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है इन नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत। इसी प्रकार जो नए आपराधिक कानून हैं, जेलों पर जो बोझ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसे भी कम करने के कुछ उपाय किए गए हैं। तो जेलों में जो लगातार दबाव बना हुआ है, कैदियों की संख्या में लगातार जो इजाफा हो रही है, उसे भी मैनेज करने का प्रयास नए कानून में किया गया है। और इसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे कि बंदियों की संख्या, कैदियों की संख्या को कम किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 में छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का एक नया प्रावधान किया गया है। अब तक दंड का मतलब क्या होता था? शारीरिक दंड, प्रताड़ना से संबंधित दंड, जेलों के अंदर रखने का दंड, ये तमाम प्रकार के दंड के विकल्प हुआ करते थे। जो नए आपराधिक कानून है, अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा अपराध किया है तो इसके लिए बहुत छोटा सा दंड,
सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस जैसा पनिशमेंट देने की बात की गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब कोई व्यक्ति ने छोटा अपराध किया तो उसे जो है हम अगर 2 साल 4 साल जेल के अंदर रख दें, कोई उसका मतलब नहीं होता। सजा भले मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा है। नए कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि अपराध छोटे प्रकार का है तो उसके लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे सामुदायिक सेवा से संबंधित दंड दिया जा सकता है। उसे कहा जाता है कि आप इस प्रकार कम्युनिटी के लिए ये काम कर दो। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर ग्लानि का भी भाव पैदा होगा और उसे वह अपने अपराध बोध को समझेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है सामुदायिक सेवा के रूप में, कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के रूप में। साथ ही बीएनएस 2023 में प्रावधान किया गया है कि मानहानि, गैर कानूनी व्यापार आदि में लगे लोक सेवक और 5,000 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी में पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा के तौर पर न्यायाधीश सामुदायिक सेवा में उसे लगा सकता है। तो छोटा अपराध है। कोई अधिकारी अगर 5,000 से कम का रिश्वत लिया है, छोटा अपराध किया उसने, अब इसको लेकर बंदी बनाकर 2-4 साल जेलों में डालकर छोड़ दिया जाए तो क्या मतलब होगा उसका। तो यहाँ पर जो अब नए प्रकार का पनिशमेंट है उसमें कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे अपराधी को उसे अपराध बोध कराने के उद्देश्य से बहुत ही मामूली सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए उसे कहा जा सकता है। अब ये जो सामुदायिक सेवा में लगे लोग होंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई मेहनताना नहीं दी जाएगी, क्योंकि सजा के रूप में सामुदायिक सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इस सामुदायिक सेवा के रूप में क्या है, सफाई करवाना या सार्वजनिक स्थल से कचरा उठाना, इस प्रकार के कार्य संबंधित अपराध करने वाले व्यक्ति से करवाया सकता है और उसके एवज में उसे किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, उसमें पीड़ितों को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे विवेचना और न्यायालय में पीड़ित का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से किया जाएगा। अब तक क्या होता था, कोई पीड़ित है, उसका बयान दर्ज करवाना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करवाया जाता था न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में। अब उस परिपाटी को बदला जा रहा है। जो बीएनएसएस है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर विवेचना न्यायालय में किया जा रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति करवाई जा सकती है। सशरीर उसको न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी बातों को सुना सकता है या आप कह सकते हैं कि उसके बयान को दर्ज किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अस्पताल यौन अपराधों से पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। अगर कोई यौन अपराध हुआ है तो जिसके प्रति यौन अपराध हुआ है, अस्पतालों को निर्देशित किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को मुफ्त में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही पुराने कानून में क्या था, सरकारी खजाना लूटने, रेल पटरी उखाड़ने, ब्रिटिश ताज का अपमान करने की सजा को पहले रखा गया था। लेकिन नए कानून के अनुसार अब कोई शिकायत करने पर 3 दिन या अधिकतम 14 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होगा। तो 3 दिन और मैक्सिमम 14 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी प्रकार अगर 3 से 7 साल की सजा है तो ऐसे मामलों में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। साथ ही 14 दिन, अधिकतम 14 दिन या छोटी सजा के मामलों में 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता हो। इसे चर्चा हमने पहले भी किया। तो अब क्या हम देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा तय कर दी गई है और साथ ही जो प्रारंभिक जांच है,
अगर सजा 3 से 7 साल के बीच की है तो 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच को पूरा करना ये अनिवार्य कर दिया गया है नए कानून में। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं संक्षेप में वे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान नए कानूनों में समाहित हैं, इनको जो है इन पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालें। देखिए, कोई व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। कोई घटना घटित हुई, आपको न्यायालय में सशरीर उपस्थित होना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप रिपोर्ट को दर्ज करवा सकते हैं। ये आपको अधिकार दे दिया गया है। इससे पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नए कानून में जीरो एफआईआर, पहले तो एफआईआर दर्ज करवाना ही बड़ा मुश्किल होता था। अब तो कोई व्यक्ति कहीं पर भी, घटना अगर दिल्ली में घटित हुई है, आप जाकर चंडीगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप जाकर तमिलनाडु में, चेन्नई में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ना तो अब जिलों का कोई प्रतिबंध रहा, न क्षेत्र का कोई प्रतिबंध रहा। तो कहीं पर घटना घटित हुई है, कोई जरूरी नहीं कि उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, कहीं से भी कहीं की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। जिलों का प्रतिबंध समाप्त हो गया है, थाना क्षेत्रों का प्रतिबंध समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया है। एफआईआर अगर दर्ज हुआ है तो मुफ्त में आपको उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब तक क्या है, पुलिस वाले शुल्क लेते थे एफआईआर कॉपी देने के नाम पर, लेकिन अब उससे आप सबको मुक्ति दे दी गई है। तो पीड़ित क्या है, किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी एफआईआर दर्ज कर सकता है, उसे एफआईआर की निःशुल्क कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। उनकी राय को जानना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी फोरेंसिक टीम ही तय करेगी कि जो क्राइम सीन आयोजित किए जा रहे हैं वे कैसे हैं। उनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी को भी यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। अगर अपराध महिला के खिलाफ है, किसी बच्चे के विरुद्ध हुआ है, तो 2 महीने के अंदर फाइनल जांच करना आवश्यक होगा और 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस में प्रगति की नियमित अपडेट देनी होगी। क्या अपडेट हुआ है उस केस में, पीड़ित को ये जानने का अधिकार है। 90 दिनों के अंदर उसे अपडेट देना अनिवार्य होगा। अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड, निःशुल्क इलाज मिलने की गारंटी होगी। तो प्राथमिक उपचार भी होगा और निःशुल्क इलाज की भी सुविधा उन्हें प्रदान कर दी गई है नए कानून में। गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए, गवाहों की सुरक्षा बहुत जरूरी होता था। नहीं तो मालूम हुआ कि गवाही अगर असुरक्षित है तो जो वक्तव्य दिया है वो बदल देता था। तो अब गवाहों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया है नए कानून में। गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को ऑडियो वीडियो के माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट होगी। दुष्कर्म पीड़ित कोई व्यक्ति महिला है तो उसे अब पुलिस सामने नहीं आना है, बल्कि ऑडियो वीडियो माध्यम से उसके बयान को दर्ज किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर कोई अपराध 5,000 रुपये से कम का हुआ है तो इसमें सजा के तौर पर सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। कोई बड़ी सजा वहाँ पर नहीं दी जाएगी, जिससे कि जिसने अपराध किया है अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो और गलतियों को सुधारने का वह प्रयास कर सके। इसके लिए इस प्रकार के मानवीय सजा का प्रावधान नए कानून की बहुत बड़ी विशेषता है। सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को अधिकतम 2 बार स्थगित कर सकता है। पहले क्या था, जब चाहे मामले स्थगित, सुनवाई आज होनी है
जज ने कहा कि न्याय सुनवाई नहीं करेंगे, मामला स्थगित हो गया। अब इस प्रकार का जो स्थगन है केवल 2 बार किया जा सकता है, बार बार ऐसा स्थगन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, त्वरित न्याय मिलना संभव हो जाएगा। इससे केसों का निस्तारण समय से होना शुरू हो जाएगा। केसों की जो लंबी फेहरिस्त न्यायालय के स्तर पर देखने को मिल रही है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। महिला पीड़ित की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराएगी। अब तक महिला के साथ अगर कोई घटना होती थी तो महिला मजिस्ट्रेट, पुरुष मजिस्ट्रेट है, उसके समक्ष उपस्थित होकर उसे बयान दर्ज कराना होता था। अब क्या कर दिया गया कि महिला के साथ जब कोई बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय पहुंची है तो एक महिला सहकर्मी उस साथ होगी, महिला के समक्ष वह महिला बयान दर्ज करवाएगी। 15 साल से कम आयु और 60 साल से अधिक तथा दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को थाने में पेश होने से छूट दे दी गई है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बच्चा, 15 साल से कम का कोई बच्चा है, दिव्यांग है, लाचार है, गंभीर रूप से बीमार है, ऐसे व्यक्ति को अब थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। थाने में उपस्थित होकर पेश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें पुलिस की मदद उनके स्थान पर, उनके निवास स्थान पर दी जाएगी। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, पहले भी हमने चर्चा किया था। और आतंकी कृत्यों में शामिल होने वालों को पैरोल की सुविधा नहीं मिलेगी। आगे क्लास में मैं पैरोल पर भी चर्चा करने वाला हूं, फरलो पर चर्चा करने वाला हूं, बेल पर, जमानत के बारे में चर्चा करेंगे। तो पैरोल हो, फरलो हो, बेल हो, ये क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, उसके सापेक्ष जो भी आतंकवादी कृत्य में संलिप्त व्यक्ति है उसे पैरोल पर नहीं रखा जाएगा। पैरोल का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसे जेल से बाहर कर दिया जाए। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। और साथ ही सजा के रूप में, आतंकवादी कृत्य अगर हुआ है तो सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पहली बार इस न्याय संहिता में संगठित अपराध की व्याख्या की गई है। सिंडिकेट बनाकर की गई कानून विरुद्ध गतिविधियों को दंडनीय बनाया गया है। संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया, और अगर कोई गिरोह बनाया गया हो, अपराध किया गया हो, तो इस मामले में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। तो सजा को कठोर भी किया गया है। अब यहां पर देखिए, आईपीसी बनाम बीएनएस, जो इंडियन पिनल कोड अब तक प्रचलन में था और जो नया भारतीय न्याय संहिता है, उनके बीच धाराओं की क्या स्थिति है, पहले की धाराएं और नई धाराएं कौन सी है, ये जानना चाहिए आप लोगों को। देखिए, जो आईपीसी की धारा 120B थी, जिसका विषय था आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा, अब वो परिवर्तित हो गई। वो धारा कहाँ परिवर्तित हुई, धारा 61 के रूप में जानी जाएगी। बीएनएस में वही धारा, जो धारा 120B के रूप में थी, यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए जिस धारा का प्रयोग आईपीसी में 120B के तहत के रूप में किया जा रहा था, अब बीएनएस के अंतर्गत नई धारा 61 के रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार हत्या की साजिश, जो धारा 302 के अंतर्गत सम्मिलित था बीएनएस में, अब वह धारा 103 के रूप में जाना जाएगा। और इसी प्रकार दहेज मृत्यु के लिए सजा का प्रावधान धारा 304B के तहत था, अब उसे परिवर्तित कर धारा 80, बीएनएस की धारा 80 में निर्धारित किया गया है। बलात्कार की सजा धारा 376 के अंतर्गत था, अब उसे परिवर्तित कर धारा 64 के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार धारा 379 का विषय जो चोरी की सजा था, अब उस विषय को धारा 303 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार धोखाधड़ी के लिए अब तक धारा 420 का प्रयोग किया जा रहा था, अब उस धारा को हम 318 के रूप में जानेंगे।
पति द्वारा क्रूरता की शिकार महिलाएं, इससे संबंधित आईपीसी की धारा 498A में प्रावधानों को निर्धारित किया गया था, लेकिन बीएनएस में अब ऐसे प्रावधान धारा 85 के अंतर्गत निर्धारित किए गए। तो बहुत ही रोचक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और संभव हो सके तो याद कर लीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आप सबके लिए। अब हम सीआरपीसी बनाम बीएनएसएस की बात करें। जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिन धाराओं का प्रचलन अब तक किया जा रहा था, जब बीएनएसएस का निर्धारण किया गया है उसमें धाराएं बदली हुई हैं, परिवर्तित कर दी गई है। विषय अगर देखें, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने की जो शक्ति धारा 144 के अंतर्गत थी उसे परिवर्तित कर धारा 163 में निर्धारित की गई है। तो अब विषय तो वही है, लेकिन धारा 144 बदलकर अब धारा 163 के रूप में निर्धारित हो गया। यानी अब तक आमतौर पर क्या करते थे, कहीं भी 4 लोग 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता था, धारा 144 लागू हो जाता था शांति सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो अब उस धारा का क्रियान्वयन 144 के रूप में नहीं 163 के रूप में होगा। यानी अब आपको क्या कहना होगा, अगर लोगों को इकट्ठा होने से मना करना है, सामुदायिक प्रदर्शन पर रोक लगाना है, शांति सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए समूहबद्ध लोगों को नहीं होने देना है, इसके लिए धारा 144 का प्रयोग नहीं धारा 163 का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए जो गिरफ्तारी धारा 151 के तहत होती थी, अब इस प्रकार की गिरफ्तारी धारा 170 के तहत की जाएगी। कोई भी संज्ञेय अपराध होने की संभावना है तो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था धारा 151 के तहत, अब ऐसी गिरफ्तारी धारा 170 के तहत की जाएगी। जो प्राथमिकी दर्ज होती है, अब तक धारा 154 का प्रयोग होता था, लेकिन अब धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट धारा 173 के तहत लगाए जाने का प्रावधान था, इसे ही परिवर्तित किया गया। अब बीएनएसएस में यह धारा बदलकर 193 के रूप में स्थापित हो गई है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, बीएनएसएस है ये। तो जो बीएनएसएस धाराएं हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस रूप में निर्धारित की गई है। तो आज हम लोगों ने जो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आए हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया। आगे भी अध्ययन जारी रहेगा। आप लोग निरंतर इस अध्ययन के साथ जुड़े रहें। बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोगों को रेगुलर अध्ययन करना आवश्यक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर मैं संपन्न कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।